चलिए तो एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद इस चैनल पे फिर से काम करने के लिए आए हुए हैं। बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं और कुछ टेक्निकल इशू था, जिसके चलते इस चैनल पे वीडियो को अपलोड नहीं किया जा रहा था। और साथ ही साथ मैं आप सबको फिर से बता दूं कि इस चैनल के जरिए अब जो भी जुड़े हुए हैं उनको निरंतर इस चैनल से नए नए वीडियो उनको मिलते रहेंगे। और एक बार फिर से आप सबको बताऊं मैं कि जो लोग इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग इस चैनल से जुड़े और इस चैनल पे जो भी बातें बताई जाती है उसको सुने ध्यान से और उससे लाभ उठाए। और अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे। तो आज का चलिए मेरा जो वीडियो है, मेरा जो कंसेप्ट आज का है, एक बहुत ही अहम कंसेप्ट को लेकर के मैं आया हूँ। वो कंसेप्ट है शुक्राणु। शुक्राणु के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्राणु वो होता है जो एक पीढ़ी को दूसरे पीढ़ी तक आगे लेकर के चलता है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एक पुरुष के अंदर अगर शुक्राणु नहीं होता है तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। ऐसे बहुत सारे इसमें टेक्निकल बातें हैं जो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा तो आपको साथ ही साथ सारी चीजों को बताते चलूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं कोई भी कंफ्यूजन भरा चीज को नहीं लेकर के आता हूं, और जो भी कंफ्यूजन भरा होता है उसको ऐसे तरीका से लेकर के आता हूं कि वो हर समस्या आसानी से सुलझ सके, ठीक ना। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए आज के क्लास को, यानी आज के जो कंसेप्ट मैं लेकर के आया हूं उसको सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने सबसे पहले किया क्या कि उसको सबसे पहले जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है बोर्ड पर लिख दिया कि हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करेंगे, ठीक ना। तो एक एक चीज को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर शुक्राणु होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, न रहने पे समस्याएं क्या होती है। तो देखिए सबसे पहले मैंने किया क्या कि इस शुक्राणु का एक तस्वीर बना दिया। तस्वीर समझते हैं, फोटो बना दिया, ठीक ना। तो यही इसी आकार का होता है शुक्राणु, ठीक ना। तो अब देखिए कहने का मतलब कहिएगा क्या कि ऐसा तो दिखता ही नहीं है, ऐसा तो दिखता ही नहीं है। तो देखिए कहने का मतलब क्या है, दिखता नहीं है, लेकिन इसको जब माइक्रोस्कोप से देखा गया ना तो उसकी आकृति कुछ इसी प्रकार से बनी, ठीक ना। जैसे छोटे छोटे बीज होते हैं, छोटे छोटे जो कोशिकाएं होती है, दिखती तो नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, अभी किस चीज का माहौल चल रहा है? कोरोना का माहौल चल रहा है। तो कोरोना को रियल किसी ने देखा है? नहीं देखा है, फिर भी उसकी एक आकृति बनाई जाती है, देखने के लिए बनाया जाता है। इस प्रकार की कोरोना की आकृति बनाई जाती है, ठीक ना। ऐसी कुछ होती है। अगर मान लीजिए कि कोरोना हम लोग देखे नहीं है, कोरोना वायरस को देखे नहीं है, बट करना क्या है कि बस ये जब दिखता नहीं है लेकिन देख करके हम लोग क्या करते हैं, इसका स्टडी करते हैं। और ये भी कहिएगा कि इस प्रकार का दिखता नहीं है, लेकिन इसकी आकृति इसी प्रकार की होती है। जब माइक्रोस्कोप में इसको देखा गया तो पाया गया कि इसकी आकृति कैसी है, ऐसी ही है। अब देखिए इसमें जो भी चीज दिया गया है ना उसका कोई ना कोई वर्क होता है। सबसे पहले एक चीज को समझिए कि आखिर ये क्रोमोसोम मतलब ये क्या होता है, शुक्राणु क्या होता है। देखिए एक पुरुष जो होता है एक स्त्री के साथ जब संबंध बनाता है तो जो उसके लिंग से जो वीर्य का स्खलन होता है ना, उसी वीर्य के अंदर देखिए वो होता है ना, शुक्राणु नहीं होता है, वो शुक्राणु नहीं होता है। शुक्राणु उस वीर्य के अंदर रहता है। जैसे मान लीजिए कि जो भी ऐसे होता है तो जो भी आपका शुक्राणु होगा इस वीर्य के अंदर होगा, ठीक ना। वीर्य उसका बाहरी आवरण होता है। जो भी शुक्राणु होता है, शुक्राणु का बाहरी आवरण किस चीज से बना होता है, उसे हम लोग वीर्य बोलते हैं। तो देखिए बात बताते हैं। वीर्य को हम लोग इंग्लिश में सीमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेन बोलते हैं। बोल रहा है क्या कि यह सहायक जनन ग्रंथियों एवं शुक्राणुओं का एक तरल मिश्रण है। तो आप देखते हैं कि जो भी शुक्राणु होते हैं वो तरल होते हैं, चिपचिपे होते हैं, एक द्रव के जैसा, यानी कि पानी के जैसा, ठीक है। अब कहने का मतलब एक के बार पानी के जैसा एकदम
उतना ये नहीं होता है, ठीक ना, ये चिपचिपा होता है, ठीक ना। एक चीज समझिए, यहां पर मैंने लिखा कि शुक्राणु जो होते हैं तरल होते हैं, तो तरल का मतलब समझ रहे हैं ना, तरल मतलब एक लिक्विड के जैसा होगा, ठीक ना। और यहां पर देखिए यह एक श्वेत चिपचिपा, यहां पर लिख दिए हैं समझने के लिए जेली। जैसे कहने का मतलब यह है जेली कैसा होता है, तो आपने देखा होगा एलोवेरा का पौधा देखा होगा, तो एलोवेरा का जो पौधा होता है ना, उसके अंदर से जो हम रस निकालते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जेली बोलते हैं, यानी एक चिपचिपे पदार्थ के जैसा होता है, ठीक ना, उसे है जेली, जेली बोलते हैं। तथा क्षारीय, अब क्षारीय यहां पर जब मैंने लिखा तो मेरे मन में ख्याल आया कि इसका पीएच मान भी लिख दो, तो इसका जो पीएच मान होता है 7.3 से लेकर के 7.5 तक हो सकता है, और आप भी जानते हैं क्षारीय में जो भी आता है उसका 7 से ज्यादा ही होता है। क्लियर? क्षारीय में जो भी चीज का हम पीएच मान निकालेंगे उसका 7 से ज्यादा होगा, और अम्लीय में जाएंगे तो 7 से कम हो जाएगा। क्लियर? चलिए यहां पर देखिए, एक बार मैथुन क्रिया के दौरान जब एक पुरुष किसी महिला के साथ संबंध बनाता है तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो वीर्य का स्खलन होता है, जो वीर्य उसके लिंग से बाहर आता है, देखिए तो लगभग 2.5 ml से लेकर के 4 ml के आसपास होता है, ठीक ना। 2.5 ml से लेकर के 4 ml के आसपास होता है, ठीक ना, जबकि उतना होना भी जरूरी है। क्योंकि क्यों जरूरी है मैं अब भी, अरे रुको जरा, अभी आगे बता रहे हैं हम, ठीक ना, कि क्यों आवश्यकता होती है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि कभी कभी महिलाओं में समस्याएं होती है कि उसको बच्चा नहीं होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस प्रकार की समस्याएं महिलाओं में ही होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जो पुरुषों के अंदर भी होती है। जैसे कि समझ लीजिए, अगर किसी पुरुष के अंदर इस 2.5 ml से कम शुक्राणु बनता है, तो देखिए जरूरी नहीं है कि अगर 2.5 ml से कम बनेगा तो पुरुष किसी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अरे उसका भी कारण है, कॉज है, और उसका भी उपाय है कि वो पुरुष कैसे बच्चे को जन्म दे सकता है, किस प्रकार से दे सकता है। तो देखिए वो कंडीशन होता है क्या कि ये जो 2 से 2.5 ml होगा उसको सबसे पहले लेबोरेटरी में लेकर के जाएंगे, और लेबोरेटरी में ले जाएंगे तो एक यंत्र के माध्यम से उसको क्या किया जाता है, डायरेक्ट उसको फिलोपियन ट्यूब में इंजेक्ट कर दिया जाता है। फिलोपियन ट्यूब क्या होगा, यहां पर कंफ्यूजन बना हुआ है। तो एक बात सोच लीजिए, जो महिलाएं होती है उन लोगों का जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के दोनों बगल अंडाशय होता है, और अंडाशय जिस चीज से जुड़ा रहता है, एक नली से जुड़ा रहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए, मुझे ही मान लीजिए, और ये देखिए मेरा हाथ हो गया और ये हाथ हो गया, इन दोनों हाथ के बगल में क्या है, इधर भी एक अंडाशय है और इस हाथ के बगल में एक अंडाशय है, और मेरा हाथ क्या हो गया, मेरा हाथ फिलोपियन ट्यूब हो गया। राइट? समझ चुके यहां तक? ठीक है। तो अगर जिस पुरुष का अगर स्पर्म माने कि वही बात है, शुक्राणु कम बनते हैं, तो उसको लेबोरेटरी में ले जा करके उसको बनाया जाता है एक अलग तरीका से, टेक्निकल माध्यम से, और उसके बाद से उसको एक ट्यूब के सहारे, जो फ्लेक्सिबल ट्यूब होता है, मादा वेजाइना में इंजेक्ट करके डायरेक्ट उसको फिलोपियन ट्यूब में छोड़ दिया जाता है। और उधर से जब अंडाणु आएंगे, अब उसको कब छोड़ा जाता है, अब मान लीजिए कि शुक्राणु है, कभी भी एक महिला के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो महिला प्रेग्नेंट नहीं ना हो सकती है, उसका एक समय होता है। और उस समय क्या होता है, जब एक महिला के अंदर एमसी आता है, मासिक चक्र आता है, उस समय उसके अंडाशय में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या हुआ, अंडो उत्सर्जन, यानी अंडा बनना प्रारंभ होता है। राइट? अब जो अंडा बनना प्रारंभ होगा तो ये तो लक्षण साफ साफ दिखाई देता है, मासिक चक्र का आना यानी अंडो उत्सर्जन का बनना। ठीक है? उस समय
एक समय काल होता है जहां पे हम क्या करेंगे, उस स्पर्म को यानी शुक्राणु को इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। अब देखिए वो कब हो सकती है, तो उसका भी एक समय सीमा नियत है, ठीक ना। अब वो समय सीमा क्या नियत है, तो आगे हम आप लोग को जब मासिक चक्र पढ़ाएंगे, इसके बाद से जस्ट हम पढ़ाएंगे, तो उसमें आप लोग को हम बढ़िया से बता देंगे, ठीक है। देखिए यहां पे अब हम बता रहे थे वही 2 से 2.5 ml के आसपास। एक चीज समझ जाइए, हम बता रहे थे सिर्फ महिलाओं में समस्याएं नहीं होती है, समस्याएं पुरुषों में भी होती है। अगर कम मात्रा में शुक्राणु बने तो वो पुरुष कभी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। अगर शुक्राणु है ज्यादा मात्रा में बन ही रहा है तो ज्यादा मात्रा में बने और उसका पूंछ न रहे। पूंछ का देखिए कितना कार्य होता है, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया होता है वो क्या होता है, पूंछ वाला एरिया होता है, ठीक ना। आपने देखा होगा कि जो पानी में मछलियां तैरती है, ठीक है, तो तैरने में उन लोगों को मदद कौन करता है, उसका पूंछ करता है, राइट। अगर मछलियों का पूंछ काट दे, पक्षियों का पर काट दे, मनुष्य का पैर काट दे, तो ना मनुष्य चलेगा, ना पक्षी उड़ेगी, ना मछली तैरेगी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ये शुक्राणु होता है ना, शुक्राणु में जो ये इसका पूंछ होता है, यही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का काम करता है। और मैं आपको बता दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक पुरुष के अंदर हो या एक स्पर्म के अंदर हो तो उसको ऊर्जा देने का कार्य करती है। अगर हम लोग को ऊर्जा ना मिले तो हम ठहरा के बैठ जाएंगे, वही ना बैठ जाएंगे। उसी प्रकार से अगर इस स्पर्म में ये सिर्फ ये अग्रभाग हो, ऐसे हो, तो ये स्पर्म कभी गति नहीं कर पाएगी, यानी ये शुक्राणु कभी गति नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले शुक्राणु कहां जाते हैं, सर्विक्स एरिया पे। सर्विक्स एरिया किसे बोलते हैं, जो महिलाओं का गर्भाशय ग्रीवा होता है उसे हम लोग सर्विक्स एरिया बोलते हैं, ठीक है। सर्विक्स एरिया उसको बोलते हैं जहां पर पुरुष अपने मैथुन क्रिया को संपन्न करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विक्स एरिया बोलते हैं। जो मादा वेजाइना का, मादा योनि का पहला जो पार्ट होता है उसे ही हम लोग सर्विक्स एरिया बोलते हैं। तो एक बात बताइए कि अगर शुक्राणु हो सिर्फ सर्विक्स एरिया पर जा करके ही रह जाए तो वहीं पर जो शुक्राणु होते हैं वो लोग वहीं पे रह जाएंगे, आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होने के लिए उस शुक्राणु को कहाँ जाना पड़ेगा, हमने बताया फिलोपियन ट्यूब में जाना पड़ेगा। तो फिलोपियन ट्यूब कहाँ होता है, सबसे पहले सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा पे जाएगा स्पर्म, उसके बाद से गर्भाशय में जाएगा, उसके बाद से गर्भाशय में जाने के बाद वो कहां जाएगा, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, यानी कि अंडवाहिनी नलिका में। अब वहां पर जाएगा तो उधर से अंडाशय अंडाणु आएंगे और इधर से शुक्राणु जाएंगे। अब जो दोनों आपस में क्या होंगे, निषेचित होंगे, और वही निषेचित अंडा अब आहिस्ते 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 चल करके कहाँ आएंगे, गर्भाशय में आएंगे। और वहीं गर्भाशय में क्या होता है, एक भ्रूण का निर्माण होता है। अब एक बात बताइए, जिस पुरुष के अंदर शुक्राणु नहीं हो, शुक्राणु न बने या बने तो कम मात्रा में बने, और बन भी रहा है तो उसका पूंछ न रहे, तो क्या होगा, पूंछ नहीं रहेगा तो क्या होगा, गति करेगा, वो नहीं गति कर सकता है, ठीक है। देखिए अब गति करबे नहीं करेगा, सर्विक्स एरिया पर रह जाएगा जहां पर मैथुन क्रिया होता है, तो वहां पर निषेचन थोड़ी ना होगा, वो होगा फिलोपियन ट्यूब में, ठीक ना। तो ये भी कमी होता है जो पुरुषों में होता है, ठीक है। इसे पुरुष का बांझपन बोलते हैं। और महिलाओं में होता है तो महिलाओं में भी कभी कभी अंडा का कम बनना, अंडा जब कम बनेगा तो जो झलरी होता है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। खैर छोड़िए, इसको हम बताएंगे अंडाणु जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे, इसमें भटक जाइएगा रास्ता को, ठीक ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम समझ गए,
ये जो देखिए यहाँ से रहता है ना, ये इसको ऊर्जा देता है, इस पूछुआ को ना ऊर्जा देता है। और ये पूछुआ जैसे जैसे चलेगा ना, ये क्या करेगा, ये जो शुक्राणु है आगे गति करेगा, करते करते गर्भाशय में जाएगा, फिर करते करते फिलोपियन ट्यूब में जाएगा और वहां पे जाकर के निषेचन का काम संपन्न करेगा। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग 3 भागों में इसको बांट करके पढ़ते हैं। और 3 भाग कौन कौन सा होता है, ये जो होता है इसको अग्रपिंडक बोलते हैं। ये देखिए ना, अरे पिंड देखे हैं कहीं पर, पिंड बोला जाता है। जैसे शंकर जी का शिवलिंग है वो भी एक पिंड का ही रूप है, ठीक ना। तो देखिए ये भी कुछ वैसा ही आकृति है, ये पिंड है, अग्रपिंड है। अग्र इसीलिए लगाया गया है कि आगे है, और ये पिंड का आकार है इसीलिए इसको पिंड बोल दिया गया है, अग्रपिंडक बोला जाता है। और इसके अंदर का ये क्या है, केंद्रक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आप लोगों को समझा दिया। 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहला भाग आ जाता है शीर्ष भाग, जिसे हम लोग हेड बोलते हैं, मध्य भाग जिसे हम लोग मिडिल प्लेस बोलते हैं, और एक आता है पूंछ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। और यही पूंछ गति करता है तो शुक्राणु आगे ट्रेवल करते हैं और जाकर के निषेचन का काम संपन्न करते हैं फिलोपियन ट्यूब में। राइट, चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अब वीर्य, देखिए एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पर छूट रहा है कि पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या करोड़ों में होती है, ठीक है। पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, करोड़ों में होती है। तो भैया एक बात हम बता देते हैं, करोड़ों की संख्या में अगर शुक्राणु हो तो करोड़ों में किसी को बच्चा हो सकता है जी। एगो दूगो में तो हालत खराब हो जाता है, एगो दूगो जब बच्चा हो तो हालत खराब हो जाता है, यहाँ पर करोड़ों बच्चा कैसे होंगे। तो आप बताओ कि क्या होता है, ये शुक्राणु जो करोड़ों में जाते हैं तो होते हैं क्या। एक चीज समझिए, जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय में एक कुंडली के आकार की आकृति बनी होती है, तो उसमें बहुत सारे शुक्राणु जाकर के नष्ट हो जाते हैं, जो दोनों साइड में बनी रहती है, ठीक है। बहुत सारे फंडस में जाकर के टकरा करके नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए इन जो शुक्राणु होते हैं करोड़ों की संख्या में होते हैं ना, तो उन लोगों में एक रेस लगी होती है, ठीक ना, एक रेस लगी होती है। रेस में तो बहुत सारे उसमें टकरा करके ही आपस में मर जाते हैं, उस रेस में टकरा करके ही बहुत सारे आपस में क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक ना। अब देखिए जो कुछ शुक्राणु बचे हुए रहते हैं वहीं आगे गति करके जाते हैं, और वहीं जब गति करके आगे जाते हैं तो जब अंडा उधर से निकल करके आता है, अंडा बहुत सारे निकल करके उधर से जब आते हैं, तो जो पहला अंडा रहता है ना, जवन शुक्राणु में सबसे पहले इंटर करेगा, इस शुक्राणु जवन सबसे पहले में इंटर करेगा, तो अंडवा में से ना, ये अंडवा में से ना एक हार्मोन का स्रावण होता है। जैसे ही टकराएगा ना, मारेगा इसमें धक्का, तो क्या होगा, ये अंडा टूट जाएगा और अंडवा के अंदर ही घुस जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए अंडा है, ऐसे जाएगा, इसमें शुक्राणु तो टकराएगा, टकरा रहा है, टकराते टकराते क्या करेगा, ऊपर का जो फॉलिकल सेल रहता है ना, उसको वो तोड़ तोड़ करके क्या होते हैं, अंदर घुस जाता है। और जैसे अंदर घुस गया एगो शुक्राणु में, तो ओकरा बाद से अरियवा से क्या होगा, एक हार्मोन का स्रावण होगा। वही हार्मोन क्या करता है, सुनिए, रुको, इस जो ऊपरी भाग को वो मजबूत कर देता है। अब एक बात बताइए, उसके बाद से बहुत सारे शुक्राणु आकर के इस पे इधर से टकराएंगे, इधर से टकराएंगे, इधर से टकराएंगे, इधर। अरे टकराइला का क्या मतलब होता है, वहां पे वो कतनो टकराएगा, वो इंटर करेगा, और जब तक उसमें अंदर नहीं जाएगा तो निषेचन होगी नहीं होगी। तो वही होता है कि एगो दूगो कभी कभी जाकर के एक बार टकरा जाता है तो जुड़वा बच्चा होता है। अगर जुड़वा बच्चा से लेकर के कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके माथा में घूम रहा है ना, तो जाइए हमारे चैनल में सर्च कीजिए, वहां पर जाकर के अंदर देखिए वीडियो में एक जुड़वा बच्चा पे मैंने क्या किया है, वीडियो बनाया है। हर कंफ्यूजन वहां से गो कोरोना मैंने हट जाएगा, समझ लीजिए, कुछ नहीं बचेगा वहां से, ठीक ना। तो क्या होता है, करोड़ों में जाता है और उसमें से एक दो ही बचता है और जाकर के टकराता है और निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होता है, और वहां से एक नए संतति का निर्माण भी होता है। ये देखिए अब लिखे हैं, वीर्य शुक्राणुओं को पोषण देता है। हम क्या बताए कि जो वीर्य होता है ना, वो शुक्राणु
का ऊपरी भाग होता है, मान लीजिए शुक्राणु हो गया, ये अंदर आता है, इसके आइड साइड में क्या हो गया, वीर्य हो गया, ठीक ना। तो उसके आइड साइड में जो रहता है ना, वही उसको पोषण यानी खाना पानी सब कुछ मौजूद यानी कि प्रेजेंट कराता है, ठीक ना, जिसके चलते वो गति करता है, जिंदा रहता है, ठीक ना। ऐसे कोई पूछे कि शुक्राणु का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो जीवन काल छोड़िए ना, जैसे निषेचन करने का एक समय होता है, तो शुक्राणु जैसे इंटर करेगा मादा वेजाइना में तो 20 मिनट तक ही उसका समय रहता है निषेचन करने के लिए। 20 मिनट के बाद से क्या होता है, वो इसमें शुक्राणु होते हैं निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। साथ ही साथ योनि मार्ग के अम्लीयता को उदासीन कर देता है। तो मैंने अभी अम्लीयता के बारे में बताया यहाँ पे, जब बता रहा था क्षारीय और अम्लीय। अब क्षारीय वो होता है जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, और अम्लीय उसे कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। तो ये शुक्राणु से रिलेटेड मैंने जितनी भी बातें बताई है, अगर इस सारी बात को अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो मैं एक बार आपसे फिर से बोलूंगा कि आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि मैं आगे कौन से टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊं। अगर किसी प्रकार के कोई भी टॉपिक में समस्याएं होती है तो आप जब तक हमें बताइएगा नहीं तब तक हम जानेंगे कैसे, वो तो हम अपने मन से ही वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ये टॉपिक समझने में बहुत परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे इस पे वीडियो बनाइए। मैं अवश्य कमेंट को पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई भी देता हूं और उस पर अवश्य काम भी करूंगा। हमारे चैनल को जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए कि मेरा सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही काफी है। चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।